अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। हर बार मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सब कुछ मालूम ही होगा। खैर, कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले गौतम अडानी साहब की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके बेटे की अभी शादी थी और बहुत खूबसूरत इवेंट था और बहुत सादा इवेंट था, यानी कि इतना सादगी के साथ उन्होंने शादी की जो देखकर बहुत अच्छा लगा। और यकीनन मुकेश अंबानी साहब की शादी भी सबको याद है, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया था। लेकिन गौतम अडानी साहब के बेटे की शादी इस तरह से डिफरेंट है कि उन्होंने जी ना सिर्फ ये कि बहुत सादगी से शादी की है, बल्कि तकरीबन 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज जो है उसको उन्होंने कहा है कि वो डोनेशन में देंगे और बल्कि दे दिए हैं। और उससे कई तरह के काम जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी और कई दूसरे काम जो है सोशल वर्क के वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 500 के करीब जो माजूर या कह लीजिए किसी भी तरीके से अगर किसी किस्म का फिजिकल किसी को प्रॉब्लम है, उस किस्म की जो लड़कियां होंगी या बच्चियां होंगी, उनकी शादी के लिए भी गौतम अडानी साहब के बेटे और बहू जो हैं वो डोनेशन दिया करेंगे। हर साल तकरीबन 500 लोगों की शादी जो है वो करवाई जाएगी। अब ये बात जो है यकीनन बहुत ऐसी है जिसको कि ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं और जो बड़ी बड़ी शादियां अरेंज करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि मरियम नवाज के भाई के बेटे की शादी थी, तो मरियम नवाज साहबा के लिए कहा गया कि जी उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो 45 लाख रुपीज का था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या पैसे वाले या इवन बिजनेस कमेटी के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सादगी के साथ रखें और वही पैसा जो आपके पास है उससे आप जो है वो किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के घर का चूल्हा जला सकते हैं, किसी को मेडिकल में हेल्प कर सकते हैं और कई तरह के दूसरे काम जो हैं अच्छे वो किए जा सकते हैं। और यकीन कीजिए कि आप अगर किसी की मदद करेंगे, आप किसी को एक वक्त का खाना दे देंगे या आप किसी की मेडिकल में हेल्प कर देंगे या कोई भी काम अच्छा करेंगे लोगों के लिए, तो आपको उससे इतनी खुशी महसूस होगी जितनी कि शायद वो पैसा आपको अपने ऊपर खर्च करके ना होता हो। हर एक का अपना बजट होता है, हर एक की अपनी एक कह लीजिए कि अपनी एक हैसियत होती है या अपने लिए लोग जो कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही गौतम अडानी साहब की तरह या अंबानी साहब की तरह या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जो भी पैसे वाले लोग हैं उनकी तरह करें, मगर ये जरूर है कि अगर आपके पास जो भी आपके बस में है, आप मेरा ख्याल है उस तरीके से आपको जो है वो मदद लोगों की करनी चाहिए। लेकिन खैर यहाँ से हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और बात हम करेंगे जया बहादुरी की। जी हाँ, जया बहादुरी मैं उनको इसलिए कह रही हूँ कि जया बच्चन कहने से भड़क जाती हैं। हालांकि भड़कना तो बच्चन साहब को चाहिए कि उन्होंने मतलब जो कह लीजिए कि कहते हैं ना कि मेरा ख्याल है उनके यहाँ सदका खैरात वगैरह का रिवाज नहीं है, वरना कम से कम इनके साथ तो शादी ना होती। पता नहीं, मुझे बच्चन साहब की ये मतलब मिसेज जो है ना वो बिल्कुल मतलब मुझे अजीब सी लगती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और उनका कहना ये है बुर्के और हिजाब को लेकर, जिया बहादुरी साहिबा का कहना ये था, जिया जी का कहना ये था कि जी जो वोटिंग हो रही है या कहीं पर भी कोई जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उन्होंने कहा कि उनका हिजाब या जो बुर्का है वो खोलकर देखा जाता है और उसके बाद बात की जाती है कि जी करें तो क्या करें और इनको किस तरीके से चेक करें। अगर कोई वोटिंग के लिए आया है तो उसका भी बुर्का जो है उठाकर और उनकी चेकिंग की जाती है। ये कहना है जी जिया बहादुरी या जिया। देखें, जहां पर सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, जहां पर ये बात आ जाती है कि वोटिंग हो रही है और बुरके के अंदर देखना ही पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है, इसलिए कि कई बार हमने ये भी देखा है कि बुरके की आड़ में या हिजाब की आड़ में कई तरह के क्राइम भी किए जाते हैं। कई बार जो है लोग हमने यहाँ पर देखा है, पाकिस्तान में बैठकर मैं बिल्कुल ये बात कर रही हूँ आपके साथ और उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत की गवर्नमेंट हो चाहे कहीं की गवर्नमेंट हो, अगर कोई बुरका पहनकर आता है और उन्होंने चेहरा अपना छुपा रखा है तो चाहे आप वहां पे लेडीज खड़ी कीजिए, मगर उनके चेहरे को जरूर चेक कीजिए। हो सकता है कि वो उसके बजाय कोई आदमी आके वोट डाल रहा हो सकता है कि कोई और ऐसी लेडी हो जो पहले ही वोट कर चुकी हो वो आई हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो जी इस किस्म का सिलसिला चला ही है। अब देखिए, ये फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाल मस्जिद का मौलवी है, जी हाँ।
اور یہ لال مسجد جو اسلام آباد میں ہے، اور یہ آپ کو برقعے میں نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے یا کسی طریقے سے بنائی گئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی فوٹو نہیں ہے۔ یہ جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے لال مسجد آپریشن کیا تھا اور وہاں سے مولویوں کو پکڑ کے جو کہ مدرسہ چلا رہے تھے اور زمین بھی گھیر رکھی تھی اور کیا کچھ ہو رہا تھا وہاں سے، اس کو روکنے کے لیے جب لال مسجد آپریشن کیا گیا تھا جس کو کہ ہونے نہیں دیا گیا اور روک دیا گیا، تو اس وقت یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ جی برقع پہن کے بھاگے تھے، یعنی عورتوں کا برقع پہن کے یہ ملا جو ہے یہ وہاں سے لال مسجد سے بھاگا تھا۔ اب اسی طرح کے کئی دوسرے کرائم بھی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ جس میں کہ برقع پہنا ہو اور لوگ اپنا چہرہ چھپا کر اور کسی قسم کا بھی کرائم کر رہے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جیا جی جو ہیں وہ اس جگہ پر مجھے ان کا جو آرگیومنٹ تھا وہ کوئی خاص پسند نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ جی ایسے کیسے منہ دیکھ لیا اور ایسے کیسے برقع ہٹا دیا، تو جی یہ ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے جتنی میچور اور جتنی پڑھی لکھی آپ ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ان لوگوں کو چیک کرنا ہے تو کسی لیڈی پولیس کانسٹیبل کو کھڑا کر دیجئے، یا کسی سیکورٹی میں جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو کھڑا کر دیجئے کہ وہ لیڈیز کو چیک کر سکیں۔ اگر کوئی اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ جی بڑی کوئی پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، کہ پردہ اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا۔ میرے خیال ہے یہ کافی پرانا سانگ ہے لیکن آج کل بھی یہاں پر فٹ آتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ جو ہے جیا بچن جی جو ہیں یا جیا جی جو ہیں وہ صحیح نہیں کر رہی تھیں، اور ان کی جو آرگومنٹ تھی اسمبلی کے اندر وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر بھی بات کر لوں۔ لیکن خیر کمنگ بیک ٹو گوتم اڈانی صاحب، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ تقریباً 10,000 کروڑ کا انہوں نے ڈونیشن کا اناؤنس کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جی نہ صرف یہ بلکہ آگے بھی وہ ڈونیشنز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر یقیناً جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سے لوگوں کو اس چیز سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھی باتیں سیکھیں۔ اور اچھی باتیں تو آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ بھارت کو اپنا دشمن مانتے ہیں تو مانتے رہیے، لیکن اچھی بات تو آپ دشمن سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ میں بھارت کو اپنا دشمن نہیں مانتی، بہت سی چیزوں میں میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل مائی انڈین جو فالوورز ہیں ان کو بھی اور جو انڈین فرینڈز ہیں ان کو بھی، کہ ہمیشہ انہوں نے گائیڈ کیا، ہمیشہ انہوں نے صحیح بات بتائی، اور اگر وہ بات صحیح لگی ہمیں تو ہم نے اس کو پھر فالو بھی کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ الیکشنز دوبارہ کرا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے، پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈر ہیں، یا کہہ لیجیے عمران خان صاحب کی انہوں نے بات کی ہے مولانا صاحب نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہرگز اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل سے باہر آنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ مطلب یہاں سے نکلے بنی گالا چلے گئے یا کچھ ویسے ہی۔ اور بات ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت ہی ایک مشکل قسم کا ٹاسک جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں پلیز بنی گالا چلے جاؤ، خان صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں جا رہا۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی لندن چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، اور اس کے لیے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا کہنا یہی ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں جانے والا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر اگر باقی لوگوں کو ہم دیکھیں، جس میں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے کئی انمول رتن ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں، کال ہمارے لوگوں کے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ہاؤس اریسٹ بھی نہ ہو، اس لیے کہ کون جا کے چیک کر رہا ہے کہ حافظ سعید کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں پہ جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس سے کہ ہمارے پڑوسی یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہماری طرف دیکھنے والے کوئی بھی خوش ہوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زید عامر صاحب کو۔ زید عامر صاحب کی آج پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہے، اور اس میں وہ ایز یوزول لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اور کوئی بھی جو کہ کافر ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، یعنی کہ کافر کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے، اس لیے میں نے کیا، ادروائز میں کسی کو اس طرح نہیں بات کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ زید عامر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پختون جو ہے وہ پختونستان بنانا چاہ رہے ہیں، اور بلوچ جو ہیں وہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہوں، چاہے وہ
KPK के लीडरों के नाम उन्होंने लिए, वो हों, उन सभी को जो है वो बुरा भला कहा। ये वही साहब हैं जो अक्सर ही आपको गज़वा हिंद करते हुए दिखाई देते हैं। ये और बातें कि इस वक्त जो इनकी एक साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एजेंसीज के खिलाफ, फौज के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करते हैं वो गद्दार हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि एक तरह से पूरी तरीके से चाबी भर के ज़ैद आमिर साहब को छोड़ा गया और ज़ैद आमिर साहब ने उसके बाद जो जहर उगला वो सभी के सामने है कि किस तरह से उन्होंने बात की है और किस तरह से ना सिर्फ ये कि हमारे जो पड़ोसी हैं खासतौर पे भारत, उसके खिलाफ उन्होंने बात की, उसके अलावा जो पाकिस्तान में लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आए। और साथ ही साथ ज़ैद आमिर साहब जैसे लोगों का आपको पता ही है कि ये तो हमदर्द रहते हैं हमेशा उन लोगों के जो कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ैद आमिर साहब को कौन समझाए, कौन बताए, मुझे तो ये बिल्कुल ही एक ला इलाज किस्म की शख्सियत लगते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर बांग्लादेश की, जहां से शेख हसीना जो है वो भारत पहुंची हैं। और हम ये भी बताते चले आपको कि मुसलसल मुख्तलिफ जगहों से जो वीडियोस आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत डिस्टर्बिंग है कि किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और लोगों के लिए जिस तरीके का टॉर्चर किया जा रहा है वो मुसलसल सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में तो जाहिर है इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि पाकिस्तान में तो हम ये बता रहे हैं कि जी हमारे तो बांग्लादेश से बड़े अच्छे टर्म्स हो गए, बांग्लादेश और हम तो जी बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। यानी कि बांग्लादेश दोबारा से आके पाकिस्तान के साथ मिलने को तैयार है। इस किस्म की भी हम मतलब जैसे कह लीजिए कि अंदाजा देने की, इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश और हमारे बीच में फ्लाइट्स भी दोबारा शुरू हो गई हैं, बातचीत भी शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हर एक के साथ आपकी बात होनी चाहिए, हर जगह फ्लाइट्स जानी चाहिए, हर जगह से फ्लाइट्स आनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही हमारे साथ क्यों होता है कि जब भारत की किसी से बातचीत ना हो रही हो, भारत के साथ किसी के साथ कोई टसल हो, भारत के साथ कोई टेंशन बनी हो, तो वो कंट्री हमारे अचानक से नजदीक आ जाती है, वो चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे कोई भी हो। इसी तरीके से अगर किसी और जगह किसी का कोई झगड़ा चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान का एक जमाने में अमेरिका के साथ जो टेंशन बनी हुई थी, उसमें कह लीजिए कि वो जो आग लगी थी उसके अंदर घी हम ही डाल रहे थे बैठे हुए। लेकिन उस वक्त भी हमने नहीं सोचा कि क्या है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो इसी तरह से चला करती है। वैसे देखा जाए तो हमें हर तरफ से ही लोगों ने घेर रखा है। ईरान के साथ भी हमारी टेंशन चल रही है, साथ साथ अफगानिस्तान के साथ तो आपको पता ही है डिशुम 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 चल ही रही है। अब चाइना रह गया है, लेकिन चाइना तो आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमें बहुत सारे फायदे हैं, हमें पैसा मिलता है, हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो चाइना को तो हम कुछ नहीं कहते। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम कहते हैं कि जी वो तो इस्लामिक कंट्री है और वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री का चूरन जो हम भेजा करते हैं वो लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। यही बात ईरान के साथ हो जाती है। वैसे तो खैर शिया सुन्नी वाला एक हमारे यहाँ मैटर चलता रहता है और हमें नहीं समझ आती कि हम जो है इंसानों के साथ रहने की हमें आदत क्यों नहीं है। कहीं पर हम रिलीजन को ले आते हैं, कहीं पे हम कास्ट को ले आते हैं, कहीं पे हम शिया सुन्नी करने लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल ईरान के साथ भी कुछ ना करके भी इस्लामिक कंट्री तो है, तो इस वजह से वहां पर भी हम उस तरीके से अपने लोगों को प्रोवोक नहीं कर पाते जैसा हम करना चाहते हैं कि जी ईरान ने हमला कर दिया या जी अफगानिस्तान ने ये कर दिया, ये सब भी हम नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में जब हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमने अटेंशन को डाइवर्ट करना है और हमें ये बताना है कि जी आप लोग क्या रोटी मांग रहे हो, मेडिसिन मांग रहे हो या मुल्क में अमन चाहते हो, दूसरी तरफ देखो कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है और वो दुश्मन हमारा और कोई नहीं हम बता पाते, तो हम सीधा सीधा भारत का नाम ले लेते हैं। इसलिए कि भारत का चूरन बेचकर हमें कई तरह के फायदे होते हैं ना, उसमें तो आप जानते हैं कि हम ये भी कह देंगे कि जी ये तो काफिर कंट्री है या ये तो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो जी ये बात करके और हमने जो मुल्क बनाया वो भी इसी नाम पे बनाया कि जी जाहिर है कि टू नेशन थ्योरी हम लेकर आए और हमने कहा कि जी शिया सुन्नी जो है सॉरी हिंदू और मुस्लिम जो है वो तो साथ में रह नहीं सकते, इस किस्म की चीजें भी हमने की। लेकिन अब हम ये कोशिश काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारी ये ख्वाहिश हमारे लोगों की लग रही है, यानी उन लोगों की जो पॉलिसीज बनाते हैं या वो लोग जो मुल्क चला रहे हैं कि अपने आप से मुल्क तो चल रहा नहीं है तो भाई कोई छोटा मोटा स्ट्राइक ही कर दें मोदी जी बैठे बैठे, या यही बोल दें कि घुस के मारेंगे, कोई स्टेटमेंट ही दे दें जिससे हम अपने लोगों को ये बता सकें कि जी हमें तो बड़ा खतरा है भारत से और आप लोग जो है आप लोगों को जो है वो सारे वक्त
टिक्के और नान चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि भारत भी जो है वो अब थोड़ा सा संभल गया है। भारत को भी मेरे ख्याल है कि समझ आ गई है कि हम बिला वजह में जो है वो उंगलबाजी करते हैं ताकि हमारे साथ आकर लोग लड़े, हमारे साथ आकर कोई स्टेटमेंट आ जाए और कुछ नहीं तो कि जी हम इनको देख लेंगे या हम घुस के मारेंगे, इस किस्म की चीजें। इससे होता ही है कि जो पब्लिक होती है उसके लिए ये कहने के लिए आसान हो जाता है कि भाई अब आप देख लीजिए भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि बिजली के बिल कम आने चाहिए, भारत अटैक कर रहा है, आप लोग कहते हैं फ्यूल का सस्ता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये एक साइड पर ही रह जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि अब जो पब्लिक है वो आम पब्लिक तो है नहीं, वो 71 वाली या 65 वाली या जब पाकिस्तान बना था उस वक्त की पब्लिक तो है नहीं। ये तो वो लोग हैं जो सोशल मीडिया देखते हैं, चाहे आपने बैन किया हो सोशल मीडिया के ऊपर, जितना मर्जी आपने लोगों को डराया धमकाया हो, लेकिन लोग सोशल मीडिया के जरिए न्यूज ले ही लेते हैं, बात कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, अपने आप को अपडेट कर ही लेते हैं। तो इस चीज को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो इन बातों में नहीं आएगी। बहुत सी पब्लिक अब ऐसी है जो चाहती है कि चाइना हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या हिंदुस्तान हो, हमारी सबके साथ टर्म्स अच्छे हों, हमारी सबके साथ बातचीत हो, सबके साथ हम हंस बोल सकें। ठीक है, एक लाइन तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक एक दूसरे के ऊपर डाउट, एक दूसरे के ऊपर शक और इस तरह की चीजें तो हमारी चलती ही रहेंगी। लेकिन बात सारी ये है कि उससे अलग हटकर अगर हम देखें तो हमें डेफिनेटली ये जरूर नजर आएगा कि हम अब अमन चाहते हैं। हमसे मेरा मतलब है कि हमारी पब्लिक अब अमन चाहती है, हमारी पब्लिक अब ये नहीं चाहती कि हमारा किसी से भी टेंशन बनी रहे। यहाँ पर लोगों के हालात खराब से खराब हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन हमारे लीडर यही बताते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, सब लोग बहुत आराम से हैं और किसी को भी किसी किस्म की तंगी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारे लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन हमारे लोगों ने अपनी कमजोरी को, अपनी वीकनेस को, या ये कह लीजिए जो कमी हमारे यहाँ है उसके ऊपर डिबेट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर बात शुरू कर दी, तो उसके बाद इन तमाम चीजों के ऊपर हम काबू भी पा लेंगे। हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है अगर हम इकोनॉमी के ऊपर काम करें, हमारी कई चीजें सही हो सकती हैं अगर हम सीरियसली उन चीजों को देखें और उन चीजों के ऊपर काम करें। यानी कि इकोनॉमी हो गई, सिक्योरिटी को लेकर हो गया, जिस तरीके के अटैक्स हमारे यहाँ हमेशा से होते रहे, हमने हमेशा उसको यही समझा कि ठीक है ये तो हमारे फायदे में ही है, अगर ऐसा होगा तो हमारे कुछ फंड्स भी बढ़ जाएंगे और हम दूसरी कंट्रीज को भी डरा सकेंगे। इसी तरीके से इकोनॉमी जो है हमारी शायद पहले इतनी बदतरीन हालत में नहीं थी जितनी अब होती चली गई, और उसका भी यही रीजन है कि हमें बैठे बैठे फ्री के पैसे लेने की आदत पड़ गई। हमारे लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, अगर अफगान वॉर में हिस्सा लेकर या अफगान वॉर के लिए जगह देकर अगर हमें डॉलर मिल रहे हैं अमेरिका से तो हम ले लेते हैं, उसके लिए फिर हमें ट्रेड करने की क्या जरूरत है, हमें कोई भी काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला आगे नहीं चल पाएगा और इनको कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ेगा। अब इनको इस चीज को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा कि आप ट्रेड करेंगे, नॉर्मल कंट्रीज जैसा बिहेव करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मौलाना साहब का ये भी कहना है, मौलाना फजलुर रहमान का, कि शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शंस दोबारा होने चाहिए, यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ जाए और दोबारा इलेक्शंस होने के बाद जिस भी पार्टी को मैंडेट मिले वही गवर्नमेंट बनाए। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। लेकिन मौलाना साहब की बात कहाँ तक मानी जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।